सुप्रीम कोर्ट बहुत विलिंग थी और एक्सेप्ट कर रही थी जो कुछ कंप्लेनेंट्स थे, चांस नहीं मिला इंफ्रा पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का, तो उनका भी उन्होंने मौक़िफ़ लिया। चाहिए था कि सही तरीके से उनका एविडेंस रिकॉर्ड हुआ होता बिफोर द ईसीपी, और पीटीआई को ये मौका मिलता कि वो क्रॉस एग्जामिन करे उनको और उस एविडेंस को टेस्ट करे वहाँ। अब ये ऑब्वियसली थोड़ा सा टफ सिचुएशन होगा क्योंकि इलेक्शन प्रोग्राम इशू हुआ है, इलेक्शन होनी है, इसमें टाइमलाइंस बहुत टाइट होती हैं। लेकिन पॉसिबल है, सुप्रीम कोर्ट के साथ काफ़ी वाइड पावर्स हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कि वो कोई भी फैसला करे अपने ऑर्डर्स को इन्फोर्स करने के लिए, और रिव्यू पिटिशन फाइल कर सकती है पीटीआई। लेकिन ये ज़रूरी होगा नोट करना कि रिव्यू पिटिशन का स्कोप नैरो होता है, उसका सक्सेस रेट भी बहुत कम है, और बहुत कम इंस्टेंसेस में सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को बदलती है। लेकिन इस सिचुएशन में क्योंकि उनके फैसले के और भी बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले की कुछ वजाहत कर दे। रिव्यू पिटिशन में वही बेंच होता है और यूजुअली वही जजेस होते हैं। रिव्यू पिटिशन अंडर आर्टिकल 188 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फाइल होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अंडर ये जो नया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो पिछले साल आया था, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद फुल बेंच ने इसको अपहोल्ड किया था इस कानून को, उसके तहत अगर किसी आईन की किसी शिक का इंटरप्रिटेशन का सवाल उठता है, और इस केस में आर्टिकल 17 का सवाल उठा था, तो उसको 5 रुकनी बेंच चाहिए कि वो फैसला करे उस पर। लेकिन ये फैसला जो आया ये 3 रुकनी बेंच का था। बहुत से कमेंटेटर्स इसकी क्रिटिसिज्म इस वजह से कर रहे हैं, सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये है कि ये आर्टिकल 17 जो एक फंडामेंटल राइट है हमारा, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन कहलाया जाता है, और इसके अंदर फ्रीडम है किसी आम शहरी को एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने का और फिर ज्वाइन करने का, टू कंटेस्ट इलेक्शंस हैं, राइट टू वोट भी वहाँ से लिया जाता है। सिंबल के हवाले से पहले भी एक फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का, तो एक लार्जर बेंच था बेनज़ीर भुट्टो के केस में, उसमें सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था कि बैट सिंबल एक पॉलिटिकल पार्टी को आइडेंटिफाई करने में और उनके कैंडिडेट को वोट डालने में ये बहुत एक अहमियत रखती है। तो इस वजह से ये किसी आम कानून के तहत इससे ये एक पॉलिटिकल पार्टी से नहीं लिया जा सकता। फैसले में ये नज़र आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीटीआई को पेशावर हाई कोर्ट नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि कोई सिमिलर मैटर्स लाहौर हाई कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग थे। एक पिटिशनर के पास राइट है अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि वो अगर 2 डिफरेंट प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स में जुरिस्डिक्शन है, तो वो फिर अपने मर्जी से चूज कर सकता है किस हाई कोर्ट में जाने का। फिर जो तीसरी चीज़ इसमें नज़र आ रही है मेरे मुताबिक, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मेन इशू था बिफोर द इलेक्शन कमीशन एंड बिफोर द पेशावर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने उससे बाहर आके ये फैसला किया है कि ये तो इलेक्शन कराया ही नहीं था पीटीआई ने, जो कि ईसीपी का भी मौक़िफ़ नहीं था और ना ही उनके ऑर्डर में था। और फिर लास्ट चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत विलिंग थी और एक्सेप्ट कर रही थी जो कुछ कंप्लेनेंट्स थे, चांस नहीं मिला इंफ्रा पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का, तो उनका भी उन्होंने मौक़िफ़ लिया।
चाहिए था कि सही तरीके से उनका एविडेंस रिकॉर्ड हुआ होता बिफोर द ECP, और PTI को ये मौका मिलता कि वो क्रॉस एग्जामिन करे उनको और उस एविडेंस को टेस्ट करे वहाँ पे। हर कंटेस्टिंग कैंडिडेट जब वो अपना सिंबल एक्वायर कर रहा होता है तो वो उस टाइम पे एक डिक्लेरेशन फाइल करता है विद द रिटर्निंग ऑफिसर कि मैं इस पार्टी के साथ एफिलिएटेड हूँ, और साथ में वो एक सर्टिफिकेट भी जमा करता है जो पार्टी की तरफ से हो कि ये हमारा कंटेस्टिंग कैंडिडेट है इस कंस्टिट्यूएंसी के लिए जिसको पार्टी टिकट कहलाया जाता है। उसके बेसिस पे कानून के मुताबिक फिर उनको उसी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल मिलता है। अब क्योंकि PTI का कोई सिंबल नहीं है पार्टी का, तो सवाल उठता है कि फिर इन हर इंडिविजुअल कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स जिन्होंने ऑलरेडी अपनी डिक्लेरेशंस फाइल कर दी हैं अलॉन्ग विद देयर नॉमिनेशन पेपर्स पहले से, क्या वो एज पार्टी एफिलिएटेड कैंडिडेट कंसिडर किए जाएंगे या एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कंसिडर किए जाएंगे? ये बहुत क्लियर नहीं है कानून में। होना यही चाहिए कि उनको एज पार्टी एफिलिएटेड कैंडिडेट ही तस्वुर किया जाए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी अभी भी ऑपरेशनल है। दूसरा जो एक सवाल उठता है कि वेदर PTI अगर इनके कैंडिडेट्स सारे जीत गए, क्या वो एज इंडिपेंडेंट कानूनी तौर पे कंसिडर किए जाएंगे, और क्या इनको विद इन 3 days ऑफ रिजल्ट्स विल दे हैव टू ज्वाइन PTI? क्या इनको ज्वाइन करना होगा PTI को? और फिर दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या PTI को एज अ पॉलिटिकल पार्टी रिजर्व्ड सीट्स मिलेंगे जो एक स्टैट्यूटरी राइट है इलेक्शंस एक्ट के तहत? अब इशू ये है कि इलेक्शन एक्ट में एक पॉलिटिकल पार्टी का ये राइट है और उसका सिंबल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन रूल्स में जो रेलेवेंट रूल है 94, उसमें ये नज़र आ रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी वही तस्वर किया जाएगा जिसको कोई सिंबल अलॉट हुआ। ये भी ऑब्वियसली इशू है हॉर्स ट्रेडिंग का, और कि क्या ये कैंडिडेट्स किसी PTI के अलावा किसी और पार्टी के साथ पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट्स ज्वाइन कर लें या उनके साथ एफिलिएट हो जाएं। अगर ये पार्टी एफिलिएटेड कैंडिडेट्स हैं तो आर्टिकल 63A के मुताबिक इनको पार्टी पॉलिसी फॉलो करना होगा, और अगर ये नहीं करते तो फिर ये डिफेक्ट कर जाएंगे। अगर ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं तो देन दे आर फ्री टू ज्वाइन एनी अदर पार्टी विद इन 3 days। पॉलिटिकल पार्टी का एक राइट है कि उनको एक परसेंटेज के बेसिस पे विमेन और नॉन मुस्लिम्स के लिए कुछ रिजर्व्ड सीट्स मिलते हैं। तो अगर वो इलेक्शन में लेट्स से एक नंबर ऑफ जनरल सीट्स वो जीत जाए, तो फिर कैलकुलेट होता है कि अच्छा सारी सीट्स में से उनका कितना परसेंटेज था, और फिर उसी परसेंटेज मुताबिक उनको कुछ रिजर्व्ड सीट्स मिलती हैं प्रोपोर्शनेट टू अदर पॉलिटिकल पार्टीज। अब इसका फ़ायदा ये होता है, एक तो ये गारंटी करता है कि माइनॉरिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन हो पार्लियामेंट में, और दूसरा ये ज़रूरी इसलिए है कि अगर आपके पास मेजॉरिटी सीट्स उन रिजर्व्ड सीट्स के साथ मिल जाए तो फिर आप गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।